सपने समंदर की तरह होते हैं, उसका अंत दिखता नहीं। आप जितना आगे बढ़ते जाते हैं, अंत और खिसकता चला जाता है। पंकज त्रिपाठी नाम है मेरा। दुनिया मुझे एक्टर, स्टार, कलाकार ना जाने क्या क्या समझती है। मगर मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं। मैं तो बस पंकज हूं, आपका पंकज। मैं अभिनय नहीं करता हूं, बस किरदारों को जीता हूं या जीने का प्रयास करता हूं, उसमें समाने की कोशिश करता हूं। अभी आपके सामने पंकज बनकर हाजिर हूं, तो फिल्मों में कभी सुल्तान, तो कभी पंडित, कभी रुद्र या सत्तू भैया, तो कभी मान सिंह, कभी कालीन भैया और केरे सिंह, तो कभी गंगाराम बनकर आपसे मिलता रहता हूं। ये मेरी मेहनत कम और आपका प्यार ज्यादा है कि मुझे आपसे बार बार मिलने का मौका मिलता है। ये आपकी दुआओं का असर है कि मैं चलता चला जा रहा हूं। मेरी जिंदगी में मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो है सब आपका है। हमारे गांव जवाब के बाद, खेत खलिहान के बाद, माई बाबूजी के बाद, नहीं तो गोपालगंज के बेलसड़ गांव से यहां तक मैं कैसे पहुंचता। आपकी तरह मैंने भी एक सपना देखा, उसे पूरा करने के लिए शिद्दत से मेहनत की। और एक संवाद है हमारी ही फिल्म का, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। किस्मत और मेहनत साथ चल रही है, आप साथ चल रहे हैं। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक शेखर और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। पंकज जी, आप मुझे एक बात बताइए कि आपके जो पुराने इंटरव्यूज़ में देखता हूँ, तो उसमें आप जिक्र करते हैं कि एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। हाँ, ये वो बड़ी गाड़ी है या कुछ और आने वाली है? नहीं, यही वो बड़ी गाड़ी है। मतलब 2-3 बड़ी गाड़ियाँ होंगी फिर आप? हाँ, लेकिन वो मुझे हमेशा से गाड़ियों के बारे में जिक्र करना, मुझे लगता है मेरी कहानी, मेरी यात्रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न कि किस गाड़ी से मैं यात्रा करता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। पर थोड़ा दिखावे का दुनिया है। कई बार फिल्म वर्ल्ड में आप साधारण गाड़ी से पहुँचो तो प्रभाव कम पैदा होता है, कम देते हैं पैसा। हाँ, और प्रभाव भी कम पैदा होता है। तो थोड़े वो पहले 2-2.5 साल पहले ऐसा थॉट था मेरा, इसीलिए मैं ये बात कही थी। तो लेकिन अब नहीं है। अब आपका व्यक्तित्व तो बड़ा हो जाए तो फिर गाड़ी उतनी बड़ी ज़रूरत नहीं होती है। पर कोई मॉनेटरी टारगेट कभी रहा है आपके पास कि ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी का तो कोई अंत नहीं है, वो उसका राइट, कि ऑफ कोर्स आप अलग अलग तरीके के किरदार और फिल्में और सीरीज करते रहेंगे, बट यार इतना मिल जाए उसके बाद फर्क नहीं पड़ता। इज देयर अ पॉइंट? हाँ, नहीं, तो कोई मॉनेटरी पॉइंट तो वैसा नहीं रहा है। हालांकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि प्रेम और पैसा जितना मिले कम लगता है, कि जितना भी इंसान को प्रेम और पैसा मिल जाए लगता है कि और थोड़ा मिलना चाहिए। तो मैं प्रेम का ज़्यादा भूखा हूँ, पैसे मुझे उतनी ही ज़रूरी है जितना सुविधाजनक जीवन चल जाए। मैं पहले तो दर्शकों को बता दूं कि यहाँ हम इस वक्त हैं जहाँ पर पंकज जी का घर है, मड आइलैंड जो है। अगर आपने 1970s की फिल्में देखी हो तो वहीं पे आता था कंसाइनमेंट, गोल्ड का कंसाइनमेंट, लॉयन का कंसाइनमेंट, मोना डार्लिंग भी होती थी। और अब ऑफ कोर्स पंकज जी का यहाँ पे घर है। कभी आप आए थे यहाँ पे पहले? काफ़ी सुकून है इस एरिया में, प्रॉपर मुंबई लगता नहीं है। जी जी जी, इनफैक्ट हमारे बैकड्रॉप में थोड़ी बहुत दिखेगी भी। उसी के चक्कर में यहाँ आया, क्योंकि मुंबई में मैं गांव खोज रहा था। तो ये मड गांव है और सटा हुआ है, तो आधे घंटे 20 मिनट में हम पहुंच भी जाते हैं बोट से। बाई रोड 1-1.5 घंटे लगते हैं। तो उसी शांति, सुकून, इत्मीनान के खोज में आया। मुझे आसमान ज़्यादा चाहिए देखने के लिए।
मैं जिस खिड़की पे रहूं, जिस घर में, उस खिड़की से आसमान बड़ा दिखे। पता नहीं, ये शायद बचपन से हम उतनी खुली दुनिया में रहे थे, तो यहाँ से आसमान बहुत दिखता है। अभी बादल आने लगे हैं, मैं तारे देखता हूँ। पर मुझे एक बात बताइए पंकज जी, जैसे कोई म्यूजिशियन होता है तो वो म्यूज़िक कंपोज करता है, कोई आर्टिस्ट होता है वो पेंटिंग करता है, जो लेखक होता है वो किताबें लिखता है। एक एक्टर जो होता है उसकी जो बॉडी है वही उसकी टूल है और वही उसकी आर्ट है। जी जी जी। तो जब आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं तो आप रियाज कैसे करते हैं? वाह, बहुत बढ़िया सवाल है। ये हम इकलौता कलाकार हैं जिसका इंस्ट्रूमेंट हम ही हैं जी। वही, उसी के लिए ज़रूरी है नेचर के पास रहना, उसी के लिए ज़रूरी है पेड़ पौधों चिड़ियों को देखना, उसी के लिए ज़रूरी है योग अभ्यास। एनएसडी में 3 साल हमें रोज़ सुबह हमारी मॉर्निंग क्लास एनएसडी में योग की होती थी। दूसरी प्रैक्टिस है कि आम जनमानस से जुड़े रहना। तो मैं अक्सर बोट में, नाव में जो हम बातें कर रहे थे, तो मुझे मालूम है वो जर्नी आज भी मेरी वो यात्रा वैसे ही होती है। तीसरी चीज़ है कि हम अपने संबंधों को भी देख रहे होते हैं, मैं खासकर, कि पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, माँ बाप के साथ, समाज के साथ मेरे कैसे संबंध चल रहे हैं, किन बातों पे मुझ में संवेदना होती है, मैं भावुक हो जाता हूँ, भावुक होता हूँ तो क्यों होता हूँ। इन टच विद योर इमोशन। यस यस यस, मतलब आपके साथ सेल्फ कनेक्शन बहुत ज़रूरी है एक्टर के लिए। आई थिंक हम लोग डेस्टिनी पे पहुँच गए हैं जी। तो चलिए वैनिटी वैन की तरफ चलते हैं। बॉलीवुड स्टार्स के लिए वैनिटी वैन दूसरे घर जैसा होता है, तो सेट पर ले जाने से पहले पंकज जी को लिए चलते हैं वैनिटी वैन में। एज एन एक्टर, क्योंकि आपको हमेशा मेकअप करना पड़ता होगा, ये प्रोसेस आपको पसंद है कि नहीं? नहीं। आप खुद कैनवस है ना, आप पर काम हो रहा है। काम, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है जब तक कि कोई स्टाइलाइज्ड फिल्म ना हो या स्टाइलाइज्ड किरदार ना हो, तो तब तक मुझे मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है। यही कारण है कि आपको ज़्यादातर फिल्मों में एक ही लुक दिखेगा। एक वजह यह है कि इतनी व्यस्त रहता हूँ कि कंटिन्यूटी में एक फिल्म चल रही है, उसी में दूसरा चालू हो गया, तो पिछले का लुक अगले में कंटिन्यू हो गया। करेक्ट करेक्ट। मैं बोलता था मेकर्स को कि थोड़े दिन रुक जाओ, वो ख़त्म करके आप चाहोगे तो मैं दाढ़ी काट लूँगा, तो बोलते नहीं टाइम नहीं है हमारे पास, तुम बस 5 दिन दे दो इसमें। तो ये जो आमतौर पे ट्रेडमार्क बन चुकी है ऐसी दाढ़ी मेरी, क्योंकि लगातार एक के बीच में एक, कोविड टाइम में भी 120 दिन शूट किया मैं 2020-21 में, नॉन स्टॉप उसी में चल रहा था। तो जब वापस सोचते हैं पिछले सालों में, जब आप देखते हैं अपने आप को स्क्रीन में कि यार ये तो लग रहा है आसान, बट ये था बहुत डिफिकल्ट। जैसे वासेपुर का वो 9 मिनट का पहला ओपनिंग टेक, वो डिफिकल्ट था। 200 मीटर तक एक सिंगल टेक चल रहा है, तो जब लंबे सिंगल टेक्स होते हैं तो मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें 8-9 मिनट तक वो कंसिस्टेंसी बरकरार रहे, बीच में फंबल ना हो, कुछ गड़बड़ी ना हो। हालांकि कोई गड़बड़ी होती है तो मैं उसको पार्ट ऑफ द प्लान कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट का पार्ट बना देता हूँ कि ये लगे नहीं कि गड़बड़ी है, लगे कि ये तो प्लान थी। मुझे लगता है कि आप एक्टर तो हैं ही, बट एक्चुअली आप राइटर भी हैं, और बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिसके जो लाइंस हैं आपने खुद ही लिखे हैं। जैसे वो आधार लिंक है स्त्री का, वो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। जैसे मिर्ज़ापुर में बहुत सारे सीन में होंगे, मुझे याद नहीं वो, पर मैं हर रोल में करता हूँ, और इनफैक्ट करके मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं ना उन लाइनों की क्रेडिट भी चाहता हूँ लेखक को ही मिले। तो मतलब आपको एक स्क्रिप्ट मिली है, फिर आप सोचते हैं कि मैं क्या बोलूँ। यूजुअली एक्टर स्क्रिप्ट रट के बोलते हैं। मैं बहुत रिलेटेबल और बहुत जेन्युइन होकर सोचता हूँ सीन में कि एक आम आदमी क्या सोचेगा, कि अब आपको जाना हो यहाँ से, और मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि पैर ऐसे हाथ निकलिए। एक छोटा सा जेस्चर है कि मैंने कुछ कुर्सी नहीं हटाया, सर वो खड़ा नहीं हुआ। वो जेस्चर रखिएगा, हम लोग चलते हैं आगे, कॉन्वर्सेशन को जारी रखते हैं। आपका जो मैंने सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन जो मैंने पढ़ा है या देखा है, वो किसी मैगजीन प्रोफाइल में नहीं है, किसी अखबार में नहीं है, वो एक्चुअली एक फिल्म में है, और फिल्म का नाम है धुएं, जो कि मैथिली में है। और 2022 में जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ, वहाँ पर वो फिल्म गई थी एज पार्ट ऑफ इंडिया इन कंट्री फोकस, और उसमें एक लाइन है, और वो आपकी बात कर रहे हैं उस फिल्म के अंदर, कि यार पंकज त्रिपाठी जो है वो धरती पकड़ आदमी है एकदम, और वो गमछा पहनता है, खैनी भी खाता है आजकल। पहली बात बताइए कि आप सच में धरती पकड़ तो हैं, बट गमछा तो नहीं पहने हैं, और खैनी खाते हैं कि नहीं? नहीं, खैनी नहीं खाता हूँ, पहले खाता था, अभी छूट गया। और गमछा तो पहनता हूँ, आज मुझे मालूम नहीं था वरना पहन लेता। तो गमछा पहनता हूँ। लाखों लोग होंगे, चाहे दरभंगा में, स्पेशली बिहार में,
चाहे सहरसा हो या पूर्णिया हो, वो आपकी तरफ देखते होंगे और सोचते होंगे यार मुझे भी पंकज त्रिपाठी जैसा बनना है। तो ये जो लोग हैं ऑब्वियसली आपको मैसेज भेजते ही होंगे सोशल मीडिया में, क्या गुरु मंत्र देते हैं आप उनको? मैं अक्सर अपनी बातचीत में, अपने इंटरव्यू में ना उन सवालों का उत्तर देता हूँ और मैं बोलता हूँ। पिछले दिनों भी किसी में एक संपादकीय में लिखा था, एक एडिटोरियल पेज पे, कि आकलन करें, कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं कर सकता हूँ। तो मुझ में ऐसा कुछ कोई एक्स फैक्टर नहीं था। वहीं गमछा लेने वाला साधारण सा रहन सहन हाव स्वभाव का व्यक्ति अभिनेता बन गया और लोगों ने इतना बेशुमार प्यार दिया। मतलब मैं कई बार मयंक भाई, मैं बड़ा ऋणी महसूस करता हूँ। मुझे लगता है ऑडियंस का प्रेम जो है ना, वो एक किस्म से कर्ज है मेरे ऊपर, बढ़ते जा रहा है, मैं कैसे लौटाऊंगा। और ये बोलते हुए मैं भावुक भी हो जाता हूँ, क्योंकि एक अभिनेता समाज को कैसे पे बैक करेगा, इसकी मुझे अक्सर चिंता होती है। कहानियों के रूप में तो करूँगा ही, वैसी फिल्मों का हिस्सा, क्योंकि कहानियाँ सिर्फ एक अभिनेता के हाथ में नहीं होती है कि वो राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर होते हैं। बट जो मेरे पास आती हैं उनमें से मेरे द्वारा चुनी हुई कहानियों में कहीं ना कहीं वो एसेंस दिखेगा, जो कि मैं मनोरंजन के साथ साथ सिनेमा एक बहुत बड़ा मीडियम है। मनोरंजन तो इंटरटेनमेंट है ही एक पहला फैक्टर, लेकिन सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है। तो मैं उन कहानियों के थ्रू, मैं अपने आचरण के थ्रू, मैं अपने बातचीत के थ्रू उस ऑडियंस को जितना कर सकता हूँ पे बैक करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी जर्नी, मेरी कहानी न सिर्फ बिहार में, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में, किसी भी गांव कस्बे में, शहर में एक साधारण पृष्ठभूमि के, साधारण बैकड्रॉप के बच्चे को वो हिम्मत तो ज़रूर देती होगी कि मुश्किल नहीं है। टर्निंग पॉइंट देखें, प्रोफेशनली टर्निंग पॉइंट देखें, तो वो क्या था पंकज जी कि यार अब मतलब चमका? मेरे ख्याल से आप गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद लोग बोलने लगे थे कि यार ये कौन अभिनेता है। सुल्तान के किरदार के बाद लोग भी मुझे पहले मेरे किरदारों से ही याद करते थे, मेरा नाम कम जानते थे। सुल्तान सुल्तान हो गया था। न्यूटन के बाद न्यूटन में चूँकि नेशनल अवार्ड मिल गया, और न्यूटन के बाद मुझे याद है मैं ABP न्यूज़ से भी बात किया था। कोई जर्नलिस्ट ने मुझे फ़ोन किया था, मैं लखनऊ में था। न्यूटन के बाद मैं हमेशा चाहता था कि थोड़ा मीडिया का तवज्जो मिले, मीडिया में मेरी बात हो, लिखा जाए, क्योंकि वो हर आदमी चाहता है। तो न्यूटन के बाद मेरे को बेहद खुशी हुई थी। एक तो नेशनल अवार्ड है, चूँकि देश का सम्मान है, उसमें किसी प्राइवेट कंपनी का सम्मान नहीं है। और न्यूटन के बाद मुझे मीडिया ने काफ़ी लिखा न्यूटन के परफॉर्मेंस के ऊपर या मेरी जर्नी के ऊपर। तो न्यूटन के बाद मुझे लगता है लोग जानने लगे थे। आप छात्र नेता थे पटना यूनिवर्सिटी में। सर मुझे ये बात बताइए कि आप इतने बड़े अभिनेता हैं और आप नेता रह चुके हैं, कम समय के लिए ही सही। इन दोनों जॉब में आपको डिफरेंस क्या लगता है? ये नेता जो होते हैं वो भी लाइन बोलते हैं, तो नेता और अभिनेता में क्या अंतर है, ये बताइए। काफ़ी अंतर है। हम जो करते हैं, हमें मालूम है कि हमारी स्क्रिप्ट झूठी है, उसमें ट्रूथ खोजना है हमें। चूँकि नेता मैं बहुत लंबे समय तक नहीं रहा हूँ, और मैं कुछ इलेक्टोरियल चुनाव वाले, मैं छात्र नेता में था, तो वहाँ के लाइनें के बारे में मुझे अनुमान नहीं है। हालांकि उनको भी खुद स्वयं तो पता होता होगा कि मेरी स्क्रिप्ट कैसी है जो आज मुझे परफॉर्म करना है। बट हम यही है कि हमारी स्क्रिप्ट जग जाहिर झूठी स्क्रिप्ट होती है, उसमें ट्रूथ ढूंढते हैं। और राजनीति के स्क्रिप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं। दोनों में एक कॉमन चीज़ है जो रिलीज़ के पहले हमें भी मालूम है कि हमारी फिल्म औसत है, लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं कि फिल्म औसत है। और चुनाव के पहले नेता को मालूम है कि यार जनता का रुख ठीक नहीं लग रहा है, पर हर बोलता है हम जीत रहे हैं, आप परिणाम आने दीजिए। तो मैं एक दो राजनेता से मिला हूँ, तो बोले कि आप कार्यकर्ता हतोत्साहित हो रहे थे, तो हम क्या करें। हमने ऐसी दी कि इनको तो उत्साह रहे, हम तो परिणाम आने के बाद हारेंगे ना, पहले क्यों हारना। और ये अच्छी बात है। समानता असमानता मैं दोनों दुनिया को जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरे बहुत मित्र भी हैं राजनीति में भी। आप और रुचि भी रखते हैं? रुचि भी रखते हैं। हाँ, और मैं आपको लिख के देता हूँ, जैसे कि आप न्यूटन में लिख के देते हैं कि आप एक दिन राजनेता बनेंगे ही। हाँ, वो लक्षण दिख रहे हैं सर आपके। पता नहीं कल किसने देखा। देखिए आपने कभी मना नहीं किया है। हम मना कैसे कर दूं?
आज मना कर दूं और कल को मेरे विचार हो जाए, क्योंकि राजनीति में अच्छे लोगों की बड़ी आवश्यकता है। चाहे आप जितना भी किरदार प्ले करें, एक तो आपका लुक सेम रहता है, हाँ, वो क्योंकि इतने सारे किरदार प्ले कर एक रहे होते हैं साथ आप। फिल्म कर रहा होता हूँ। बट बहुत लोगों को ये नहीं पता है शायद, या पता भी हो कि इतने सारे आपके इंटरव्यूज लोग देखते हैं, कि आपकी शुरुआत जो है बतौर एक्टर वो एक्चुअली एज अ फीमेल एक्टर हुई है। जी। हाँ, और ठीक है कालीन भैया प्ले कर लेना या न्यूटन में सीआरपीएफ जवान प्ले कर लेना, बट फीमेल कैरेक्टर प्ले करना कितना मुश्किल है सर, और वो नज़ाकत कहाँ से आती है? वो ना मेरे गांव में, वो चूंकि गांव में लड़कियां अभी थिएटर में नहीं आती हैं, गांव के नाटकों में अभी भी नहीं, तो अभी भी लड़के ही लड़की का पार्ट अदा करते हैं। तो मेरे गांव में उस साल जो महिला किरदार कर रहा था वो आया नहीं छठ में, बाहर नौकरी करता था, तो उस साल नाटक बंद होने की स्थिति हो गई। तो मैंने बीड़ा उठाया कि मैं कर लूँगा। एक अभिनेता के लिए ना, अब वो कैसे करता हूँ, वो नज़ाकत का उसके दो आंसर हैं। एक आंसर ये है कि उत्तर की एक अभिनेता की बॉडी में ना लय का होना बहुत ज़रूरी है, लयकारी। अभी टोनी दा हैं, एक डायरेक्टर हैं, पिंक जिन्होंने बनाई थी अपना, अनिरुद्ध रॉय चौधरी जी, तो टोनी दा से मैं कल परसों मिले थे, वो लयकारी बोलते हैं, पंकज लयकारी इसमें है, तो बंगाल से हैं। तो लय और लयकारी एक अभिनेता के बॉडी में होना आवश्यक है। लय मतलब सुर और रिदम की समझ हो, ये तो एक्सटर्नल चीज़ें हैं। वो लयकारी होना एक्सटर्नल है कि मैं रिदम पे क्या करूंगा, मैं बैठे बैठे मैं कथक की मुद्रा कर लूं। अब इसमें सिंपल चीज़ है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ बैठा था, मैं ये लाया और एक झटके पर गर्दन मोड़ा, ये कथक की एक मुद्रा है। ये मैं कहाँ से सीखा था? बिरजू महाराज साहब को एक दिन देखा, बिरजू बैठे थे स्टेज पे और वो बोले मैं बैठ के परफॉर्म करूँगा। चौकी लगी थी, दिल्ली की बात है, और वो आगे मतलब एक प्लेटफॉर्म था थोड़ा हाइट चौकी जैसा, उस पर, और बैठ के उन्होंने सिर्फ मुखाभिनय किया, सिर्फ मुद्राएं, और बैठ के डांस किया। और मैं देख के हम विस्मृत थे कि ये चमत्कार बैठ के बिना शरीर हिलाए कर रहे हैं, क्योंकि वो इंटरनल रिदम, इंटरनल लय बॉडी में है। तो ये एक्सटर्नल चीज़ है जो कि बॉडी की आंतरिक लय जो है अभिनेता के परफॉर्मेंस में, वो लय, वो संगीत, वो सुर, वो कोमलता जो स्त्रियों के पास होती है वो आती है। इसका दूसरा उत्तर है, हर पुरुष के भीतर, हर पुरुष, मैं, आप, दुनिया का बड़ा से बड़ा माचो मैन, एक स्त्री होती है, और हर स्त्री के भीतर एक पुरुष होता है। तो मैंने अपने भीतर के वो स्त्री को ना, वो स्त्री रूपी कोमलता को ना बचा के रखा हूँ, और वो बचा के रखना चाहता हूँ। इसीलिए कभी स्त्रियों बड़ा सम्मान पूर्वक मैं करूँगा। कभी मैं चाहता हूँ किसी दिन मुझे ऐसा कुछ किरदार मिले तो बहुत ग्रेसफुली मैं उसको निभाऊंगा, स्त्री को भी। और खैर ये तो भविष्य में रोल दिखेंगे तो पता चलेगा। तो केदारनाथ सिंह जी हैं, कुछ 2-3 साल पहले देहांत हो गया। मेरे बहुत प्रिय कवि हैं, बहुत सारे प्रिय कवि हैं, उनमें से एक हैं। चूँकि हमारी माटी और भोजपुरी इलाके से आते हैं तो थोड़ा सा वो भाषाई लगाव भी है इनके, तो इनकी 2 छोटी कविताएं पढ़ूंगा। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, उसने कहा जाओ, मैंने उत्तर दिया, ये जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है, किसी का भी जाना। और एक बाबा की दूसरी कविता है, बहुत सुंदर कविता, ये भी मुझे पसंद है, बहुत सारी पसंद है, उनमें से एक अभी मिल गई तो मैं पढ़ रहा हूँ। तुम आई जैसे छीमियों में धीरे धीरे आता है रस, छीमिया मटर की छीमिया। तुम आई जैसे छीमियों में धीरे धीरे आता है रस, जैसे चलते चलते एड़ी में कांटा जाए धस। तुम दिखी जैसे कोई बच्चा सुना रहा हो कहानी, तुम हंसी जैसे तट पर बजता हो पानी। तुम हिली जैसे हिलती है पत्ती, जैसे लालटेन के शीशे में कांपती हो बत्ती। तुमने छुआ जैसे धूप में धीरे धीरे उड़ता है भुआ। भुआ मतलब सेमल के पत्ते का रुई, या और एक रुई सॉफ्ट चीज जो धूप में लगती है, कि तुमने छुआ जैसे धूप में धीरे धीरे उड़ता है भुआ। और अंत में जैसे हवा पकाती है गेहूं के खेतों को, तुमने मुझे पकाया। और इस तरह जैसे दाने अलगाए जाते हैं भूसे से, तुमने मुझे खुद से अलगाया। ये है कविता। सर श्री श्री 108
पंकज त्रिपाठी गुरुजी तो आप हैं ही, बट उस सबसे ऊपर हम सब के लिए, जो लोग ये देख रहे हैं और जो लोग ये देखेंगे आगे चलकर, आप हैं सुपरस्टार। थैंक यू सो मच पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया मयंक बाबू, शुक्रिया सम्मान प्रेम के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।